इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, ऑलमोस्ट आधा ग्लास चीनी है ये। इतनी सारी चीनी को अब एक ही बारी में खा जाऊं मुश्किल लगता है ना इमेजिन करना, लेकिन मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल में इतनी ही चीनी होती है। 82.8 grams टू बी स्पेसिफिक। नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी जिंदगी में इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि आप दुनिया के किसी भी देश के किसी भी शहर में चले जाओ, एक कोका कोला की बोतल तो आपको हर जगह मिल ही जाती है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश बचे हैं जहां पर कोका कोला नहीं बिकती? एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। बाकी सब देशों में सिनेमा हॉल से लेकर क्रिकेट मैच तक, कॉलेज कैंटीन से लेकर मैरिज फंक्शंस तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई ने हर जगह पीता दिखता है। कोका कोला की खुद की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर दिन 1.9 बिलियन सर्विंग्स बिकती हैं कोका कोला की। इमेजिन कर सकते हो ये नंबर कितना बड़ा है, और ये तो सिर्फ एक ड्रिंक की बात होने लग रही है। अगर आप सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंक्लूड करो, दुनिया भर में कितना लोग इन्हें पीते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आप सबकी आंखें खोलने वाला हूं, ये बताकर कि एक्चुअली में इन ड्रिंक्स के अंदर है क्या। खुद जानिए और फिर अपने परिवार और अपने दोस्तों को दिखाइए कि वो एक्चुअली में क्या पीने लग रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत मिथ्स और अफवाहों से करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है झूठी बातें बोलकर। मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली में आप क्या पीने लग रहे हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर एक बड़ी मिथ ये है कि जो लोग इनसे नफरत करते हैं वो अक्सर इन्हें टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। क्या पेप्सी और कोका कोला टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करी जा सकती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। लोग इस कंपैरिजन को अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में कुछ एसिड्स होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स में भी कुछ एसिड्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में जो अक्सर एसिड्स होते हैं वो सिट्रिक एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड है। अब सिट्रिक एसिड एक ऐसी चीज है जो नेचुरली पाई जाती है, आपको नींबू और संतरों में भी सिट्रिक एसिड मिलता है। और फॉस्फोरिक एसिड दूसरी तरफ एक कॉमन फूड ग्रेड एडिटिव है। इसके लिए एक नंबर असाइन किया गया है E338। एक्चुअली में जहां पर भी ज्यादा चीनी मौजूद होती है वहां पर मोल्ड और बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकता है, और फॉस्फोरिक एसिड उसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इसलिए यही फॉस्फोरिक एसिड ना सिर्फ आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेगा बल्कि जैम्स, प्रोसेस्ड मीट, सीरियल बार्स, बॉटल्ड कॉफी बेवरेजेस जो होती हैं, बेकिंग पाउडर, प्रोटीन ड्रिंक्स, इनफैक्ट चीज में भी आपको मिलेगा। अब इंटरेस्टिंगली यही दोनों एसिड्स आपको कई टॉयलेट क्लीनर्स में भी मिलेंगे। अक्सर जो होममेड टॉयलेट क्लीनर बनाया जाता है उसमें विनेगर, बेकिंग सोडा के साथ साथ लेमन जूस भी डाला जाता है। लेकिन फिर भी सॉफ्ट ड्रिंक्स और टॉयलेट क्लीनर्स को कंपेयर करना एक दूसरे से गलत होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कुछ एसिड्स होते हैं जो माइल्ड होते हैं, डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिना ज्यादा डिटेल में जाए, फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, पर टॉयलेट क्लीनर्स में अक्सर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेन्स हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भी मौजूद होता है, गैस्ट्रिक एसिड का एक मेन कॉम्पोनेंट होता है। अब हमारे पेट को आप टॉयलेट क्लीनर से तो कंपेयर नहीं करेंगे ना, क्योंकि केमिस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स चीज है। एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे ऐसे कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते। एक और पॉइंट जो अक्सर दिया जाता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच लेवल होता है वो एक टॉयलेट क्लीनर के पीएच लेवल के बराबर है। पीएच लेवल आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एसिडिटी मेजर करी जाती है इससे कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का पीएच लेवल आमतौर पर 2.5 के अराउंड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं लेमन जूस कितना एसिडिक है? उसका पीएच लेवल 2.0 से लेकर 2.6 के बीच में होता है। पोमोग्रेनेट्स, अनार जो है, उसका कितना है पीएच लेवल? 2.9 के अराउंड। ग्रेप्स का भी इतना ही होता है। ये मिथ आपके मन में क्लियर हो गई तो आप सवाल पूछोगे कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना सही है? फिर इसका जवाब भी काफी सीधा है दोस्तों, नहीं। क्यों नहीं, इसकी अब बात करते हैं। लेकिन इसकी बात करने से पहले एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर वैसे भी मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक्सपोज ही करने वाला हूं तो यहां पर उन्हें डिफेंड क्यों कर रहा था ये रूमर्स की बात करके? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है दोस्तों, मिस इन्फॉर्मेशन एक हानिकारक चीज है। चाहे उससे जो कंक्लूजन निकले वो सही हो या गलत, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए वो कंक्लूजन नहीं निकालना है हमें। तो आइए अब समझते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हानिकारक क्यों है। अब यहां पर मैं कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं करूंगा। अक्सर जो कंटेमिनेशन देखने को मिलती है, जैसे कि काफी पहले खबरें आज सुनने को मिली थी हमें कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स पाए गए। Soft drinks that are being sold in Delhi, Coke brands have 30 times higher pesticide residues, and the Pepsi brands had 36 times higher pesticide residues. And
ये 2004, 2006 और फिर 2016 में फिर से हुआ था। लेकिन ये एक अनयूजुअल चीज है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। इस वीडियो के लिए मैं एज्यूम करना चाहूंगा कि हम जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं उनमें कोई भी ऐसी कंटेमिनेशन नहीं है, सिर्फ प्योर वही ड्रिंक है जो कंपनी बनाना चाह रही है। बॉटल को घुमाइए और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक कीजिए। वीडियो के शुरू में मैंने मिरिंडा का एग्जांपल लिया था, वो पेप्सिको का एक ब्रांड है। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन कोका कोला की तरफ से भी एक सिमिलर ब्रांड आपको मिलेगा, फैंटा। ये दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, पेप्सिको और कोका कोला। और मिरिंडा और फैंटा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हुए। पहले कैलोरीज देखते हैं। पीछे लिखा है 100 ml में 55 कैलोरीज है, तो 600 ml की बोतल में 55 टाइम्स 6 330 कैलोरीज हुई। अब एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए, ये एक बोतल में उतनी ही कैलोरीज हैं जितनी 2 आलू के परांठों में कैलोरीज होती है। इतना ही नहीं, अगर आप एक मसाला डोसा खाएंगे एक कटोरी भर सांबर के साथ और नारियल की चटनी के साथ, आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे वो इतनी होंगी या इससे कम ही होंगी। शायद आप सोचोगे कि कौन सी बड़ी बात है। पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आप आलू के पराठे खाओगे या मसाला डोसा खाओगे, वो आपका लंच हो सकता है, आपका पेट भर जाता है उसमें। लेकिन अगर आप ये एक बोतल कोका कोला की, मिरिंडा की पियोगे तो इससे पेट भरेगा क्या आप? ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फालतू की हैं। इसके बाद लंच या डिनर तो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा। ऊपर से बाकी नॉर्मल खाने में प्रोटीन्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, फैट्स होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन इस बॉटल से क्या मिलता है आपको? खाली कैलोरीज जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है और सिर्फ चीनी है, भरपूर चीनी है। इतनी सारी चीनी है कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैंने कंपैरिजन के लिए यहां पर उतनी ही चीनी एक खाली ग्लास में डाली। 100 ml में 13.8 ग्राम चीनी होती है मिरिंडा में, तो एक पूरी बॉटल में 13.8 टाइम्स 6 82.8 ग्राम चीनी, आधा ग्लास भर जाता है। इतनी चीनी आपको बहुत बीमार कर सकती है। आप पूछोगे कि कितनी एडिड शुगर एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है खाना, तो इसका जवाब है 0। सही सुना आपने, एब्सोल्यूट 0। क्योंकि बात क्या है, हम यहां पर एडिड शुगर की बात कर रहे हैं, नेचुरल शुगर्स की बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल शुगर्स हमारी बॉडी को वैसे भी नेचुरल फूड से मिल जाती है। दूध में लैक्टोस होता है, फ्रूट्स फल में फ्रुक्टोस होता है, ये सब नेचुरल शुगर्स के एग्जांपल है। जब आप दूध पीते हो या फ्रूट्स खाते हो, आपको ये नेचुरल शुगर्स मिलती है जिनसे एनर्जी मिल जाती है आपको, और यही नेचुरल शुगर्स आपकी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट कर देती है। दूसरी एडिड शुगर वो होती है जो एक्स्ट्रा चीनी डाली गई है हमारे खाने में, जो हम खाना बनाते वक्त या फूड प्रिपेयर करते वक्त एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो बॉडी की तरफ से रिक्वायरमेंट 0 एडिड शुगर की है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछो कितना टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी, कितनी एडिड शुगर खाना सेफ है हमारी बॉडी के लिए, तो रेकमेंडेड जो लिमिट है दोस्तों, एक एडल्ट आदमी के लिए है 36 ग्राम्स एक दिन में, और एक औरत के लिए है 25 ग्राम एडिड शुगर एक दिन में। और इस मिरिंडा की 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम चीनी है। एक बोतल पी और आप अपनी डेली रेकमेंडेड लिमिट से आगे निकल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं हर रोज इतनी सारी एडिड शुगर आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होगा आपको, 1-2 दिन आपने ऐसा कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन प्रतिदिन साल भर साल यही करते गए, इस एक्सेसिव एडिड शुगर की वजह से बाद में जाकर आपको जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लिवर डैमेज होगा, टाइप 2 डायबिटीज होगा, पैनक्रियाज आपका ब्रेकडाउन कर जाएगा, किडनी फेलियर होगा, हार्ट अटैक का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, और फाइनली मोटापा, ओबेसिटी भी होगी। इस चीज को मैंने लास्ट में मेंशन किया है क्योंकि ज्यादातर लोग जब शुगर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या है, थोड़े मोटे ही तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी डिजीजेस इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब भी एक्सेसिव शुगर की वजह से होते हैं। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे ठीक उसी तरीके से एडिक्टेड हो सकते हो जिस तरीके से लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं। 2017 की एक स्टडी ने शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन से कंपेयर किया था। यही रीजन है कि आप अपने आसपास अपने जिंदगी में लोगों को जब देखते हो, जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो काफी रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स को पीते हैं। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं सिर्फ 3-4 महीने में एक बार ही सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूं। जो लोग शुगर से एडिक्टेड हैं वो या तो रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे, या अगर रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पी रहे तो वो कैंडीज खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, मिठाइयां खाएंगे, आइसक्रीम्स खाएंगे। जिन चीजों में ज्यादा चीनी पाई जाती है, ज्यादा एडिड शुगर की मात्रा देखने को मिलती है, वो लोग रेगुलरली इन चीजों को कंज्यूम करेंगे। शुगर ओवरडोज की बात बाकी देशों में कई समय से चलने लग रही है। यही रीजन है कि साल 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च करी थी और कोका कोला ने साल 1982 में डाइट कोक लॉन्च करी। इन दोनों डाइट वर्जन्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स के 0 कैलोरीज हैं और 0 एडिड शुगर है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ ये सेफ टू ड्रिंक है? इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एस्पर्टेम, सैचरिन और सुक्रालोस। और इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की दोस्तों एक बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। कई ऐसी स्टडीज करी गई हैं जिन्होंने इन्हें कैंसर से लिंक किया था, जिसकी वजह से कई जगहों पर इन्हें बैन भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टडीज करी गई हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई कैंसर लिंक नहीं पाया गया है। एक लेटेस्ट स्टडी जो सिर्फ आज से 5 महीने पहले करी गई थी, 24 मार्च 2022 को फ्रांस में करी गई थी। ये 1 लाख एडल्ट्स पर 7-8 सालों के लिए इन्होंने
देखा कि कोई इफेक्ट आ रहा है लोगों में कि नहीं, तो इन्होंने पाया कि एस्पर्टेम से एक्चुअली में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आप सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट CSPI की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि एस्पर्टेम को कैंसर से लिंक्ड पाया गया है। कुछ और स्टडीज ने इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लिंक किया है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, किडनीज की टॉक्सिसिटी, लिवर की टॉक्सिसिटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और बर्थ डिफेक्ट से भी। लेकिन फिर भी यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इन्हें देना चाहूंगा। अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी स्टडीज इनके फेवर में करी गई हैं वो सच है और बाकी सारी गलत है। ये चीज साइड में रखकर अब बाकी इंग्रेडिएंट्स को गौर से देखते हैं। ये बस शुरुआत है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि और क्या क्या चीजें इनके अंदर डली हुई हैं। अगला खतरनाक इंग्रेडिएंट जो इनके अंदर डला हुआ है वो है कैरेमल। एक्चुअली में पेप्सी और कोका कोला का जो आप डार्क ब्राउन ब्लैक कलर देखते हैं ये आता है कैरेमल से। और 2012 के आपको कई न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कैरेमल को कैंसर से लिंक करते हैं। कैरेमल है क्या चीज वैसे? बेसिकली चीनी को जलाना हुआ ये। शुगर को हीट किया जाता है अमोनिया और सल्फाइड्स के साथ। ऐसा करने से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है 4-MI, 4-मिथाइल इमिडाजोल। कई स्टडीज ने इसे कैंसर से लिंक किया है और कैलिफोर्निया स्टेट में इसे कार्सिनोजेन लिस्ट किया जाता है। वहां का कानून कहता है कि इस कार्सिनोजेन की मात्रा किसी भी खाने में, पीने की चीज में अगर 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा है तो अलाउड नहीं है, लेकिन 29 माइक्रोग्राम से कम अलाउड है। 2012 के न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक के सैंपल्स में 138 माइक्रोग्राम्स तक पाया गया था, परमिटेड लिमिट से 4 गुना ज्यादा। इस कंट्रोवर्सी के बाद कोका कोला ने कहा कि वो अपना फॉर्मूला बदल देंगे और एक नया फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें 4-MI की मात्रा कम होगी। लेकिन ये चेंजेस इन्होंने सिर्फ अमेरिका में किए। इंडिया जैसे देशों में और बहुत सारे अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज में इनको लेकर कोई कानून नहीं बने हुए। सिमिलर न्यूज 2014 में दोबारा देखने को मिली थी जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स को चेक किया 4-MI की मात्रा चेक करने के लिए, और एक बार फिर से इन सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसकी ज्यादा मात्रा पाई गई थी। यहाँ पे एक साइड नोट मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी खाने की चीज जब एक हद से ज्यादा जल जाती है तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आपकी जो ब्रेड है जो आपने टोस्टर में डाल रखी है वो काली पड़ गई है, या आपकी सब्जियां इतनी ज्यादा जल चुकी हैं कि उनमें काला काला दिखने लग रहा है, उन्हें मत खाइए। इनमें एक्रिलेमाइड की ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक्रिलेमाइड एक प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजेन है। हाई चांस है कि इससे कैंसर हो सकता है। यही सेम लॉजिक यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है। जब चीनी को आप अगर एक हद से ज्यादा जला दोगे कैरेमल बन जाता है, लेकिन वो भी कैंसर कॉज कर सकता है। अब आप में से मिरिंडा फैंटा पीने वाले लोग सोचेंगे चलो बाल बाल बच गए, हमारे लिए अच्छा है, गुड न्यूज की हमारी ड्रिंक्स में काला रंग नहीं डला हुआ। तो अगली चीज आप लोगों के लिए खत्म नहीं होता बे। ये मिरिंडा और फैंटा जैसी ड्रिंक्स में ऑरेंज कलर कहां से आता है? ये लोग एक सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोड नेम है E110। इसे सनसेट येलो FCF करके भी बुलाया जाता है और इसका केमिकल नेम है डाइसोडियम 6-हाइड्रोक्सी 5,4-सल्फोफिनाइल आजो 2-नैफ्थलीन सल्फोनेट। चिंता मत कीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा। ये एक आजो डाई है जो एक्चुअली में पेट्रोलियम से लाई गई, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। साल 1973 में ही एक पीडियाट्रिक थे बेंजामिन फाइनगोल्ड। इन्होंने पाया कि आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर्स जो हैं उनकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, बच्चों की अटेंशन पर भी फर्क पड़ता है। यही कारण है कि आज से 22 साल पहले साल 2000 में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने इस सनसेट येलो FCF को बैन कर दिया था। बाकी देश इतने प्रोएक्टिव नहीं रहते इन चीजों को लेकर, क्या किया जाए। साल 2007 में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी करी थी। इन्होंने पाया कि इस E110 का लिंक है बच्चों में अटेंशन डेफिसिट से, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इस रिसर्च स्टडी के बाद यूके की जो फूड स्टैंडर्ड्स एजेंसी है, अगले साल 2008 में उन्होंने इस इशू पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने सरकार को रेकमेंड किया कि इन 6 आर्टिफिशियल कलर्स को बैन कर देना चाहिए खाने से। कोशिश करी कि यूरोपियन यूनियन तक ये बैन एक्सटेंड किया जा सके। 2010 में यूरोपियन यूनियन में ये रेगुलेशन लाई गई कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर्स पाए जाएंगे तो वहां पर एक लेबल लगाना पड़ेगा इन कंपनीज को, मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एक्टिविटी एंड अटेंशन इन चिल्ड्रन। इसके बाद काफी सारी कंपनीज ने एक्चुअली में ये डालना बंद कर दिया, लेकिन सिर्फ यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि वहां पर इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी इससे। एक बार फिर से बाकी सारे देशों में जहां पर ये रेगुलेशंस नहीं एग्जिस्ट करते वहां पर ये कंपनीज इन रूल्स को एक्सप्लॉइट कर रही हैं और अभी भी सेम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने लग रही है। इंडिया में अगर आप मिरिंडा की बोतल पर पीछे घुमाकर देखोगे तो आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, कंटेन्स परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर ब्रैकेट में 110 जैसा मैंने बताया कोड नेम है इसी सनसेट येलो FCF का। बड़ी चालाक हैं ये कंपनीज, हर देश में पैसे स्पेंड करती हैं कोर्ट केसेस फाइट करने के लिए। पेप्सिको की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन्होंने $3.6 मिलियन अमेरिका में स्पेंड किए हैं लॉबिंग रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। अब लॉबिंग अगर आप नहीं जानते, मेरी राय में ये बेसिकली लीगलाइज्ड करप्शन है। अमेरिका जैसे देशों में ये चीज लीगल है कि बड़ी बड़ी कंपनीज पैसे दे सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज उन कंपनीज के फेवर में जजमेंट्स दें, रूलिंग्स दें। ये कंपनीज हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, ना कि लोगों की हेल्थ के बारे में। जिन जिन देशों में रेगुलेशन नहीं एग्जिस्ट करती वहां पर सस्ता कैंसर कॉजिंग सामान बेचते रहो, क्या फर्क पड़ता है। आज 2022 में भी इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है E110 को लेकर। बहुत से पैकेटेड फूड आइटम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। एक और ऐसा
एग्जांपल है अगला इंग्रेडिएंट हमारा प्रेजर्वेटिव E211। 211 यहां पर कोड है प्रेजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट के लिए। 2005 में यूएसए के एफडीए ने कुछ प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाए थे। इन्होंने पाया कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में बेंजीन पाई गई। बेंजीन एक ऐसी गैस है जो गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है। कोयले को जलाओगे या तेल को जलाओगे तो ये गैस निकलती है, नॉर्मली कैंसर हो जाता है इससे। कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये गैस कैसे पाई जा रही? रिसर्च करी तो पाया गया कि जो बेंजोएट सॉल्ट्स हैं, जैसे कि ये प्रेजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट, जब ये एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, ये दोनों साथ में मिलकर बेंजीन बना देते हैं। इस रिएक्शन को बस हीट और लाइट की जरूरत है। जब भी ये बॉटल्स बाहर एक्सपोज होती हैं गर्मी में और रोशनी में, तो ये रिएक्शन हो जाता है इनके अंदर। 2007 में जब ये कंट्रोवर्सी उठी तो कोर्ट केसेस किए गए पेप्सिको और कोका कोला के अगेंस्ट। अगले साल 2008 में खबर आई कि कोका कोला अपने प्रोडक्ट से सोडियम बेंजोएट को हटा देगा, नहीं इस्तेमाल करेगा अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स। अब बोलोगे अच्छी चीज है, लेकिन फिर से जैसा मैंने बताया, जिन देशों में कोर्ट केसेस लड़े जा रहे हैं वहां पर एक्शन लिया जाता है। इंडिया में आज के दिन भी ये एक पॉपुलर प्रेजर्वेटिव है जो यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। वैसे भी एक्सेसिव सोडियम ज्यादा नमक खाने में हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। यही रीजन है कि अक्सर जंक फूड और हाइपरटेंशन को साथ में लिंक किया जाता है। अब आते हैं हम अपने अगले इंग्रेडिएंट पर, फॉस्फोरिक एसिड। इसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड होता है मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। ये कोई इतनी बेकार चीज नहीं है क्योंकि दूध में भी फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड का नुकसान ये है कि ज्यादा इसे लोगे तो इससे दांत खराब हो सकते हैं, डेंटल कोरोजन हो सकता है। तो यही रीजन है, एक छोटा सा एडवाइस जो अक्सर बच्चों को दिया जाता है कि ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पिया करो, दांत खराब हो जाएंगे। दांत खराब होना फॉस्फोरिक एसिड की वजह से बाकी सारी चीजों से अगर आप कंपेयर करोगे सबसे इनसिग्निफिकेंट चीज लगती है। इसके अलावा अगर हम बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स की थोड़ी एनालिसिस करें तो एसिडिटी रेगुलेटर्स डले होते हैं। मैं मिरिंडा का ही एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन ये सारी चीजें आपको बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेंगी। एसिडिटी रेगुलेटर 330 जो कि सिट्रिक एसिड है, ये आमतौर पर आपके नींबू में भी होता है और इससे थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आता है, वही टेस्ट लाने के लिए इसे ऐड किया जाता है। इसके अलावा 331 जो है वो है सोडियम साइट्रेट, एक क्रिस्टलिन सॉल्ट जो सिट्रिक एसिड के ही फर्मेंटेशन से बनता है। ये एक्चुअली में एसिडिटी कम करने में मदद करता है सॉफ्ट ड्रिंक की, और इसके अलावा खराब ना हो जाए सॉफ्ट ड्रिंक ऑक्सीडाइजेशन की वजह से, उसे भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा फिर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखेंगे केमिकल्स डले हुए हैं स्टेबिलाइजर्स। E1450 जिसे कहा जाता है स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सक्रिनेट, और E445 जिसे जाना जाता है एज एस्टर गम। स्टेबिलाइजर्स और इमल्सिफायर्स एक्चुअली में दो लिक्विड जो एक दूसरे के अंदर मिल नहीं सकते उसे मिलाने का काम करते हैं। स्टेबिलाइजर्स जो सॉल्यूशन की होमोजेनिटी है उसे भी मेंटेन करते हैं, मतलब कोई लंप फॉर्मेशन ना हो। जब आप किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को देखते हैं वो एक जैसी साधारण दिख रही होती है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई सॉलिड फॉर्म होने लग गए हो बीच बीच में। ठीक है, ये इसमें कुछ इतनी हानिकारक चीज नहीं है। और फाइनली इसके बाद कार्बोनेटेड वाटर डला होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, जो पानी है विद कार्बन डाइऑक्साइड। इससे वो फिज आता है कोल्ड ड्रिंक का। जिन लिक्विड्स में कार्बन डाइऑक्साइड डला होता है उन्हें हम सोडा करके पुकारते हैं। तो सारी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये बेसिकली शुगरी सोडाज हैं, क्योंकि अगर हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को इग्नोर कर दें तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पर हैं वो है पानी, स्पेसिफिकली कार्बोनेटेड वाटर जिस पानी में गैस है, और चीनी, इसलिए शुगरी सोडा। तो ये है सॉफ्ट ड्रिंक्स का पूरा डीएनए दोस्तों। अगली बारी कोई गेस्ट आपके घर में आता है, आप उन्हें ये ड्रिंक ऑफर करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, भाई साहब क्या आप पीना चाहेंगे पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डला है और साथ में ढेर सारी चीनी है, अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल कलर्स जैसे कि कैरेमल जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है, साथ में प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट और एसिडिटी रेगुलेटर्स लाइक सोडियम सिट्रेट, और स्टेबिलाइजर जिसमें डले हुए हैं स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सक्रिनेट, whose regular intake has been reported to increase the risk of obesity, diabetes, osteoporosis, dental corrosion, hypertension and other ailments। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉफ्ट ड्रिंक सर, क्या आप सॉफ्ट ड्रिंक पीना चाहेंगे? नहीं, सीरियसली सोचो, कौन पीना चाहेगा इसे इतना सब सुनने के बाद? 2014 में कोका कोला, पेप्सिको और कई और बड़ी फूड बेवरेज कंपनीज जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और केलॉग्स ने कहा था कि वो 12 साल से कम के बच्चों के सामने मार्केटिंग नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की। लेकिन आज के दिन भी इनडायरेक्ट मार्केटिंग आपको देखने को मिलती है। स्कूल्स में क्रिकेट टूर्नामेंट्स और क्विजेज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिन्हें कोका कोला स्पॉन्सर करती है। कोका कोला की खुद की एड्स में आपको बच्चे देखने को मिलते हैं। मतलब ये बच्चों के लिए मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों के साथ मार्केटिंग करेंगी। कई सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी आंखें खोल रहे हैं इन चीजों को लेकर, जैसे कि विराट कोहली ने कहा था कि वो अपना पेप्सिको का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई ऐसी चीज इंडोर्स नहीं करना चाहते जो वो खुद कंज्यूम नहीं करते। 2014 में अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि उन्होंने पेप्सी की ऐड करनी बंद कर दी जब एक छोटी बच्ची ने उनसे एक स्कूल इवेंट में पूछा कि वो ऐसी चीज क्यों इंडोर्स करते हैं जिसे टीचर पॉइजन बताती है। लेकिन एक बड़ी लंबी लिस्ट है सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन की जो एक्चुअली में आज के दिन तक इन कंपनीज को इंडोर्स करने लग रहे हैं, प्रमोट करने लग रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं उनकी आंखें खोलना चाहूंगा
कि ये चीजें करना बंद करो। वैसे यहाँ पर मार्केटिंग और ब्रांडिंग से लेकर कुक्कू एफएम पर एक ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा आपको, मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ इंडिया। कुक्कू एफएम का जिक्र मैंने इतनी बार किया अपने वीडियोस में, अब तक आप इसके बारे में अच्छे से जान ही गए होंगे। मैं जानता हूं आपने मेरे कूपन कोड्स का इस्तेमाल करके कुक्कू एफएम पर प्रीमियम मेंबरशिप्स ली थी और कई समय से आप इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट सुनकर अपनी नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। तो अब वक्त है दोस्तों उसी नॉलेज को और बढ़ाने का और अपनी प्रीमियम मेंबरशिप को एक्सपायर होने से पहले ही रिन्यू करने का। नॉलेज के साथ साथ कुक्कू एफएम आपको देगा नेवर एंडिंग एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन भी। तो हर हफ्ते कुछ नया सुनने के लिए यूज कीजिए मेरा कोड ध्रुव 149 और पाइए अपने प्रीमियम मेंबरशिप के रिन्यूअल पर भी भारी छूट। इतना ही नहीं, एक साल के एनुअल मेंबरशिप रिन्यूअल पर इस कोड को यूज करने से आपको मिलेगा 1 महीने का फ्री प्रीमियम भी, यानी एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। और आप लोग सोल्यूशन का इंतजार कर रहे होंगे हमेशा की तरह, और सोल्यूशन भी देना चाहूंगा मैं आपको। इतना आसान नहीं है शुगर एडिक्शन को खत्म करना, क्योंकि अगर आप अपने आप से कहोगे कि मैं सिर्फ 3-4 महीने में एक बार इन्हें पीऊंगा, उससे क्या कौन सी बड़ी चीज है, ये 3-4 महीने 1-2 महीने में बदल जाएंगे, फिर कुछ हफ्ते में, और फिर आप बाकी शुगरी आइटम्स कंज्यूम करने लग जाओगे। शुगर एडिक्शन को फाइट करना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कहीं फ्रेश फ्रूट जूस और नींबू पानी इसका ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो ये गलत है दोस्त। हाँ, ये चीज सच जरूर है कि फ्रेश फ्रूट जूसेस और नींबू पानी में आपको ये सारे केमिकल्स नहीं मिलेंगे, कैंसर कॉजिंग चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन शुगर फिर भी आपको मिलेगी। नींबू पानी जैसी चीजों में भी एडिड शुगर होती है और फ्रेश फ्रूट जूसेस इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि एक ग्लास अगर आपको ऑरेंज जूस निकालना है तो कम से कम 6 संतरे चाहिए होंगे। और जैसा मैंने बताया था, फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर्स होती हैं अपनी। उन नेचुरल शुगर्स को अगर आप नॉर्मल मात्रा में लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इतना कॉन्सेंट्रेट कर दोगे, उन 10-10 संतरे एक साथ खाने लग जाओगे, एक छोटे से ग्लास ऑरेंज जूस का इक्विवेलेंट जो हुआ, तो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। वो फिर शुगर की मात्रा फिर से ज्यादा हो जाएगी। तो इनका सॉल्यूशन एक्चुअली में काफी सिंपल है। कोल्ड ड्रिंक्स बाहर निकालो, फ्रूट जूसेस बाहर निकालो, नींबू पानी बाहर निकालो और सिंपली पानी पियो। सही सुना आपने। अगर अगली बारी पिज्जा बर्गर ऑर्डर करते हो या कुछ भी खाना खाते हो और आपको लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक पीनी चाहिए या कुछ शुगरी ड्रिंक पीनी चाहिए, छोड़ो इन सब चीजों को, पानी पियो, सादा पानी। ये चीज मैंने अपनी खुद की जिंदगी में ट्राई करके देखी है, आज से कई साल पहले इंप्लीमेंट करी थी, और सच बता रहा हूं, अगर एक बारी आपको आपके टेस्ट बड्स को आदत लग जाती है ना शुगर हटाने की, तो बाद में शुगर आपको पसंद नहीं आएगी। कुछ हफ्ते का समय जरूर लगेगा कि आप पानी से जब आप इन सॉफ्ट ड्रिंक्स को रिप्लेस करने लगेंगे, आपके टेस्ट बड्स को आदत लगानी पड़ेगी। लेकिन आज के दिन जब मैं हर जगह पानी पीने की कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स के कंपैरिजन में, मुझे सही में आदत लग गई है। आपको भी आराम से आदत लग सकती है सीधा साफ पानी पीने की। ट्राई करके देखिए अपनी जिंदगी में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके परिवार के लोग और दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सब अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाए अच्छे से। वीडियो पसंद आया, बाकी और प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं ऐसे ही और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।